छत्तीसगढ़ के लोगों को चांद पर बसाया जाएगा। कुछ लोगों को मंगल ग्रह पर भी भेजा जाएगा। जिनके पास कुछ अतिरिक्त योग्यता होगी उनके लिए उनकी पसंद के ग्रहों पर स्पेस स्टेशन आवंटित किए जाएंगे। यह सामान्य हिंदी है, बस एक शब्द स्पेस स्टेशन अंग्रेजी का है। चांद पर भेजने का दावा हम कर रहे हैं, लेकिन इसे अलग रख दिया जाए तो हवा में जितनी ऊंचाई तक दावे उछाले जा सकते हैं वे सभी 14 दिसंबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश किए गए एक दस्तावेज में पूरे आत्मविश्वास के साथ दर्ज किए गए। इस दस्तावेज का नाम है छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 और इसे राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा के पटल पर न केवल रखा बल्कि इस अंदाज में पेश किया जैसे अब छत्तीसगढ़ पूरे देश को पीछे छोड़ने ही वाला है। ITSA Hospital, on a mission towards a healthy world. Our 350-bed hospital with 3 dedicated wings, multi-specialty, pediatrics और wellness. यहाँ मिलता है वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी और हार्मनी का परफेक्ट ब्लेंड और सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा पीडियाट्रिक हॉस्पिटल। गेट और हैंड ट्रेनिंग के लिए कटिंग एज रोबोटिक फिजियोथेरेपी एंड रिहैब। वी आर हियर टू चेंज द वे यू फील अबाउट हॉस्पिटल्स। इट्सा हॉस्पिटल नियर अंबुजा मॉल, रायपुर। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सेंट्रल गोंडवाना खबर और मैं हूं राघवेंद्र। छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा में रविवार यानी 14 दिसंबर को पहला सत्र था। लोकतांत्रिक दृष्टि से यह दिन किसी ऐतिहासिक शुरुआत की तरह दर्ज नहीं होगा, बल्कि इसे याद किया जाएगा एक ऐसे दिन के रूप में जब उम्मीदों ने सदन की देहरी पर ही दम तोड़ दिया। एक और विपक्ष ने पहले ही दिन सदन का बहिष्कार कर दिया तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष को अपने ही दल के एक वरिष्ठ नेता के तीखे प्रहार झेलने पड़े। दरअसल वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वर्ष 2047 में छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के लिए जो विजन डॉक्यूमेंट पेश किया उसी ने सत्ता पक्ष के भीतर छिपे असंतोष को सार्वजनिक मंच दे दिया। पूर्व मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता अजय चंद्राकर ने इस पूरी कवायद को कटघरे में खड़ा करते हुए अपनी ही सरकार पर सवालों की झड़ी लगा दी। रविवार को जब विधानसभा में वित्त मंत्री का भाषण चल रहा था तो माहौल किसी नीति निर्माण की गंभीर बैठक जैसा नहीं बल्कि किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की मोटिवेशनल मीटिंग जैसा प्रतीत हो रहा था। जीडीपी, सीएजीआर और कंपाउंडिंग जैसे भारी भरकम शब्दों और फॉर्मूलों के सहारे देश और प्रदेश की प्रगति का ऐसा दिवा स्वप्न रचा जा रहा था जैसे पुरानी फिल्मों के नायक अपनी प्रेमिका के लिए चांद सितारे तोड़ लाने के वादे किया करते थे। अगर 12% की रेट से भारत देश की इकोनॉमी आगे बढ़ती है, भारत देश की अर्थव्यवस्था अगर 12% के सीएजीआर से कंपाउंडिंग करती है तो 6 साल में इकोनॉमी की साइज डबल हो सकती है और आने वाले 24 वर्षों में लगभग 25 वर्षों 2047 तक के हम संदर्भ में बात करते हैं तो आने वाले 24 वर्षों में इस इकोनॉमी के साइज की 4 बार डबलिंग होगी, जिसके कारण कंपाउंडिंग के कारण इकोनॉमी की साइज 16 टाइम्स 16 गुना बढ़ सकती है और आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है। 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का वादा सबसे पहले 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। उसके बाद भाजपा शासित राज्यों में योजनाएं और लक्ष्य नजदीकी वर्षों के नहीं बल्कि सीधे 2047 को ध्यान में रखकर बनाए जाने लगे, मानो वर्तमान कोई असुविधाजनक पड़ाव हो जिसे नजरअंदाज किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की जीडीपी जो 2000 में 21,000 करोड़ रुपए थी वो आज 5,67,000 करोड़ रुपए 2024 तक पहुंच गई थी। इसको 2047 तक लगभग 15 टाइम्स तक बढ़ाते हुए, जब हमने बेस स्टार्ट किया था तब जीएसडीपी 5 लाख करोड़ के आसपास थी, उसे 15 गुना बढ़ाते हुए 75 लाख करोड़ तक पहुंचाने की एक सपना, एक विजन, एक रोड मैप हमारी सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में देखा है और भारत की जो इकोनॉमी की कंपाउंडिंग स्टोरी होगी उसी तरह की कंपाउंडिंग स्टोरी हमारे छत्तीसगढ़ में हो, उससे बेहतर हो, इस दिशा में निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे। इस सोच के साथ विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। अपने पूरे भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने भारी भरकम शब्दों के सहारे शब्दों की जादूगरी दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि 25 साल पहले जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था
तब यहां एक भी राष्ट्रीय स्तर का शैक्षणिक संस्थान नहीं था। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि उनके 15 वर्षों के कार्यकाल में ही छत्तीसगढ़ को एनआईटी, आईआईटी, आईआईएम और एम्स और एचएनएलयू जैसे संस्थान मिले। सन 2000 में जब आदरणीय अटल जी ने छत्तीसगढ़ की पीड़ा को समझते हुए छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया था, तब अध्यक्ष महोदय हमारे छत्तीसगढ़ में एक भी राष्ट्रीय स्तर का संस्थान नहीं था। अध्यक्ष महोदय 2018 में तक आपने प्रदेश का नेतृत्व किया। 2003 से 2018 के बीच में हमारे छत्तीसगढ़ में आईआईटी भी आया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईएम भी आया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, एम्स भी आया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज, एचएनएलयू भी आया, हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, एनआईटी भी बना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी, ट्रिपल आईटी भी बना, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सीपेट भी बना प्लास्टिक इंजीनियरिंग के लिए। यह कहते समय शायद यह याद दिलाया जाना असुविधाजनक होता कि इन संस्थानों की बुनियाद जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी, जिस नेहरू को भाजपा देश की हर समस्या का जनक मानती रही है। यह स्मरण वित्त मंत्री के भाषण का स्वाद जरूर बिगाड़ सकता था। वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ में मेडिकल टूरिज्म और डेस्टिनेशन वेडिंग की अपार संभावनाओं का भी उल्लेख किया। मेडिकल टूरिज्म के उदाहरण के रूप में उन्होंने नया रायपुर स्थित सत्य साई संस्थान का नाम लिया, जो एक निजी संस्था है। छत्तीसगढ़ को मेडिकल टूरिज्म के हब के रूप में भी, नेचुरोपैथी के हब के रूप में भी, वेडिंग डेस्टिनेशन के हब के रूप में भी, कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के हब के रूप में भी हम छत्तीसगढ़ को डेवलप करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस दिशा में मेडिकल टूरिज्म के लिए बहुत तेजी से प्रयास हो रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में आपके कार्यकाल में सत्य साई जो हमारा हॉस्पिटल स्थापित हुआ है, देश का अनोखा हॉस्पिटल है जिसमें कोई बिलिंग काउंटर ही नहीं है। बड़े बड़े ऑपरेशन छोटे बच्चों के वहाँ पर किए जाते हैं जिसमें लाखों रुपए का खर्चा होता है, लेकिन उस पूरे हॉस्पिटल में कोई बिलिंग काउंटर नहीं है। रहने का, खाने का सब कुछ खर्च वहाँ पर फ्री में मिलता है। तो उसके कारण से राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी लोग वहाँ पर उपस्थित होते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस सत्य साई हॉस्पिटल के द्वारा 40,000 से अधिक ऑपरेशन इन वर्षों में, पिछले दशक में किया गया है। अध्यक्ष महोदय, उसी तारतम्य में नवा रायपुर में प्रयास करते हुए बॉम्बे हॉस्पिटल को भी यहाँ पर लाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। अध्यक्ष महोदय, प्राइवेट सेक्टर के भी जो हॉस्पिटल स्थापित करना चाहते हैं, नई औद्योगिक नीति उसमें भी सब्सिडी का प्रावधान करती है ताकि मेडिकल टूरिज्म डेवलप हो और सर्विस सेक्टर को बढ़ावा मिल सके। लेकिन डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए राज्य में कहां स्थान उपलब्ध है, इसका कोई उदाहरण वे नहीं दे सके। उन्होंने दुनिया के तथाकथित सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब और युद्धपोत आईएनएस विक्रांत में छत्तीसगढ़ में बने इस्पात के इस्तेमाल को उपलब्धि बताया, पर यह बताने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई कि जिस भिलाई इस्पात संयंत्र के इस्पात पर उन्हें गर्व है, वह भी जवाहरलाल नेहरू की ही देन है। छत्तीसगढ़ में निर्मित स्टील से देश में जो सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेलवे ब्रिज बना है, उस पर छत्तीसगढ़ का स्टील उपयोग किया गया है। अध्यक्ष महोदय, रक्षा के क्षेत्र में आईएनएस विक्रांत में हमारे छत्तीसगढ़ का स्टील का उपयोग किया गया है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ में निर्मित सीमेंट से मुंबई का बांद्रा वर्ली सी लिंक बनाया गया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ में जो बिजली उत्पादन होता है उससे 1000 किलोमीटर से अधिक तक के क्षेत्र देश में रोशन होते हैं। अध्यक्ष महोदय, और हमारी देश की अर्थव्यवस्था को पावर सेक्टर मजबूती प्रदान करता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ में निर्मित एल्यूमिनियम से मंगलयान में भी यह प्रयोग हुआ है। अध्यक्ष महोदय, चंद्रयान में भी यह प्रयोग हुआ है और तेजस फाइटर जेट में भी हमारे छत्तीसगढ़ का एल्यूमिनियम प्रयोग हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इतने संपन्नता से परिपूर्ण हमारे छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया, लेकिन ऐसा करते हुए वे यह भूल गए कि बिलासपुर मंडल आज से नहीं बल्कि बीते कई दशकों से देश का सबसे अधिक राजस्व देने वाला रेल मंडल है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत प्रॉब्लमेटिक रहा है। अध्यक्ष महोदय, जिस अनुपात में आज़ादी के बाद 50 सालों तक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ करना था, वो हमारे छत्तीसगढ़ इस मामले में उसको उतना ध्यान नहीं दिया गया, इग्नोर किया गया। अध्यक्ष महोदय, एक मैप में दिखाता आपको बिहार और बंगाल के रेल नेटवर्क का, और एक मैप में दिखाता हमारे छत्तीसगढ़ के रेल नेटवर्क का।
तो साफ हो जाता अध्यक्ष महोदय कि हमारे छत्तीसगढ़ में रेलवे नेटवर्क को आज़ादी के बाद 50 सालों तक किस तरह से इग्नोर किया गया। लेकिन आज विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, भारत सरकार को, कि हमारे राव घाट से जगदलपुर तक की रेलवे लाइन का काम उन्होंने स्वीकृत कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, खरसिया से लेकर जयजयपुर होते हुए, शिवरी नारायण होते हुए, बलौदा बाजार होते हुए, मंदिर हसौद होते हुए, नवा रायपुर को पार करते हुए जो राजनांदगांव के परमल कसा तक का जो रेलवे लेन है, उसको भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सैंक्शन करने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, नई रेल परियोजनाओं की बात करें तो आम लोग जानते हैं कि ये लाइनें छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को पूंजीपतियों तक पहुंचाने के लिए बिछाई जा रही हैं। छत्तीसगढ़ की आम जनता तो यात्री ट्रेनों के कैंसिल होने, लेट लतीफ चलने और वेटिंग टिकट की समस्या से त्रस्त है। नया रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण को भी वित्त मंत्री ने उपलब्धि के रूप में गिनाया। उन्होंने दावा किया कि बीसीसीआई जल्दी ही रायपुर में अपनी क्रिकेट अकादमी शुरू करेगा और अन्य खेलों के लिए भी राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थान बनेंगे। इस नवा रायपुर में जो स्टेडियम है अध्यक्ष महोदय, वो आज बीसीसीआई को माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे कैबिनेट ने निर्णय करके उनके साथ टाई अप किया है। उसी कारण से अध्यक्ष महोदय अभी पिछले महीने इंडिया साउथ अफ्रीका का इंटरनेशनल मैच हो पाया। अगले महीने जनवरी में इंडिया न्यूजीलैंड का T20 का इंटरनेशनल मैच है। अध्यक्ष महोदय, बीसीसीआई यहाँ पर एक ट्रेनिंग सेंटर भी खोलने जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, भविष्य में हम प्रयास कर रहे हैं कि रवि शास्त्री जी का यहाँ पर क्रिकेट एकेडमी भी खुले, पुल्लेला गोपीचंद जी का यहाँ पर बैडमिंटन एकेडमी भी खुले और फ्लेप्स का यहाँ पर स्विमिंग एकेडमी भी खुले। इस तरह के प्रयास आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक ग्रोथ हब के रूप में हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन वे यह बताना भूल गए कि कई 100 करोड़ रुपए की लागत से बना यह स्टेडियम महज 1.5 करोड़ रुपए सालाना की कीमत पर निजी हाथों में सौंप दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का विशेष उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि उसने छत्तीसगढ़ की जनता को प्रधानमंत्री आवास से वंचित रखा। गरीबों को छत दिलाने के लिए अपनी सरकार की पीठ थपथपाई गई। जो कच्चे मकान है उसकी चिंता करना, उसको पक्का बनाना बहुत जरूरी था। और प्रधानमंत्री जी के परिकल्पना अनुसार 5 सालों तक आवास निर्माण को पूरी तरह से पिछली सरकार ने रोक कर रखा था। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के 18 लाख गरीबों के छत को छीनने का पाप किया था। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार आते ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पहला दस्तखत आवास के लिए किया था। अध्यक्ष महोदय, लगभग 24 लाख आवास बनेंगे तो इससे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ी छलांग होगी और 15% से कम कच्चे मकान रह जाएंगे। और उसके लिए ग्रामीण विकास विभाग ने आवास प्लस एक तीसरा सर्वे भी कराया है। अध्यक्ष महोदय, ताकि भविष्य में उनकी चिंता भी की जा सके। लेकिन प्रधानमंत्री आवास की जमीनी हकीकत यह है कि राज्योत्सव के अवसर पर छत्तीसगढ़ आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन हितग्राहियों को पीएम आवास की चाबी सौंपी, उनमें से अधिकांश घरों की छत आज भी नहीं बनी है। इसके बाद चर्चा में भाग लेते हुए पूर्व मंत्री और भाजपा के फायर ब्रांड नेता अजय चंद्राकर ने अपनी ही सरकार की बखिया उधेड़नी शुरू कर दी। उन्होंने सूफी विचारक रूमी और डॉक्टर एपीजे कलाम को याद किया और फिर साफ साफ कहा कि सरकार के इस विजन डॉक्यूमेंट में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर केवल सतही बातें हैं, जबकि गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण, किसान, कानून व्यवस्था और रोजगार जैसे मुद्दों को छुआ तक नहीं गया। आपकी अभिव्यक्ति में दीर्घकाल 2047 की कल्पना है, बहुत अच्छी है, मैं बधाई देता हूं आपके प्रयत्नों की। लेकिन उसकी बुनियाद आज हम कैसे डाल रहे हैं? आपका ज्ञान गति उसमें क्या बोल रहा है? उसके रिजल्ट क्या हैं? दूसरे क्षेत्रों में हम क्या कर रहे हैं? अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री जी ने उस दिन एसआईआर को, जिसको उन्होंने सुधार की चर्चा में स्वीकार किया था, उत्तर देते हुए कहा कि हम इतिहास को छोड़ नहीं सकते, इतिहास का भी उल्लेख करना। छत्तीसगढ़ में समग्र परिवर्तन के लिए हमसे गलतियां कहां पर हुई और कहां पर निर्णय लेने की जरूरत है और किस तरह से हमको निर्णय में रीढ़ की हड्डी हमारी दिखनी चाहिए, इसकी अभिव्यक्ति सबसे जरूरी है। आमूलचूल परिवर्तन के लिए, उस अभिव्यक्ति के लिए अल्पकालिक तौर पे हमारे जो प्रयत्न हैं छत्तीसगढ़ में, आज जो सबसे बड़ी जरूरत है, आपने जो कहा कि गवर्नेंस डिपार्टमेंट बना है गुड गवर्नेंस की। जब छत्तीसगढ़ बना तो चारों तरफ क्षेत्रीय असंतुलन था। आपके इस नवा अंजोर के किताब में
आपने सामाजिक क्षेत्रों में सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य को स्पर्श किया, गरीबी उन्मूलन को आपने स्पर्श नहीं किया है, वुमेन एम्पावरमेंट को आपने स्पर्श नहीं किया है, आपने लॉ एंड ऑर्डर पुलिस विभाग को स्पर्श नहीं किया है, आपने समाज कल्याण को स्पर्श नहीं किया है। यदि नीतियां और कार्यक्रम बनती हैं तो वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि गरीबी उन्मूलन क्या हो, रोजगार पर आपने रिफ्लेक्ट किया है। पिछले 5 सालों में और छत्तीसगढ़ बनने के बाद रोजगार क्या है यह परिभाषित नहीं हो सका आज तक। आप बताएंगे मुझे कि रोजगार की परिभाषा किसको मानी जाती है, और सरकार यह तय करे बेसिक लेवल में कि रोजगार इसको माना जाएगा। यह छत्तीसगढ़ के लिए जरूरी है। एक जगह उन्होंने कहा कि वह 85 साल की उम्र तक जिंदा रहेंगे। बात पूरी तरह स्पष्ट न भी हो, लेकिन ध्यान से सुनने पर यह साफ हो जाता है कि यह 2047 के विजन पर किया गया तंज था कि वे इस ख्याली पुलाव की हकीकत देखने तक जिंदा रहेंगे। अभी दुनिया बिल्कुल नई दिशा में प्रवेश कर रही कि 3-3 साल से युद्ध चल रहे हैं। गाजा का युद्ध और यूक्रेन का युद्ध 3-3 साल से चल रहा है कि हम कहां तक उसको देखेंगे। पर मैं तो अपनी बात कहता हूं, मैं 2047 तक जिंदा रहूंगा, 87 साल की उम्र में मरूंगा। इसको देखे ना आप कि मैं बोल रहा हूं उसको। अजय चंद्राकर ने आगे कहा कि अरबों रुपए खर्च होने के बावजूद छत्तीसगढ़ में सिंचाई और खेती दोनों का रकबा घटा है। उन्होंने दावा किया कि 19 फसलों में से 16 फसलों के उत्पादन में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सिंचाई में हमने 25 साल में कितना पैसा खर्च किया होगा, कृषि में जीडीपी का योगदान कितना हो अलग चीज है, पर उसको बनाए रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं। मैं आपके आर्थिक सर्वेक्षण की एक बात कर देता हूं। सिंचाई में आपने अलग से पेज नहीं रखा है, कृषि के साथ ही उसकी बातचीत की है। आप सिंचाई को बताते थे 37%, यह 23-24 का आर्थिक सर्वेक्षण, और 24-25 के आर्थिक सर्वेक्षण में सिंचाई घट गई 3%, वो 34% हो गया। अरबों रुपये जो खर्च हुए वो कहां पर गए? सिंचाई का प्रतिशत छत्तीसगढ़ में घटा कैसे? और सिंचाई का प्रतिशत यदि घट रहा है तो हमारा योगदान बराबर कैसे रहेगा? इस बात को कौन तय करेगा? इसीलिए मैंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी में क्या कहे गुड गवर्नेंस की जरूरत है। कि 34% कैसे हो गया, यह मैं नहीं बोल रहा हूं, आपका आर्थिक सर्वेक्षण बोल रहा है। आप देख लीजिए 24-25 का आर्थिक सर्वेक्षण निकाल के, इसको जांच करवानी चाहिए कि यह घटा क्यों। दूसरी बात आपको बोल देता हूं, कृषि पर 16% का योगदान है, आगे बढ़ेगा। 1,60,314 हेक्टेयर कृषि का रकबा कम हुआ 25 साल में। सिंचाई का रकबा कम हो रहा है, कृषि का रकबा कम हो रहा है, और आप कहते हैं कि साहब वो बढ़ेगा योगदान। अब दूसरी बात, फसलों के उत्पादन में कमी, 19 फसल, ये आप 24-25 का आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ लें, लगातार कमी है फसल के उत्पादन में। 19 फसलों में 16 फसलों का रकबा भी कम हुआ और उत्पादन में भी कमी आई है। लेकिन अब आप देखिए उसके बाद जो एलाइड सेक्टर है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपने भी कहा कि किसानों के इनकम को हम दुगुना करेंगे। एलाइड सेक्टर में आप न अंडे में आत्मनिर्भर है, न मछली में आत्मनिर्भर है, न किसी चीज में आत्मनिर्भर है, बल्कि राष्ट्रीय औसत से आप कम हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस विजन डॉक्यूमेंट में सरफेस वाटर और ड्रिंकिंग वाटर का उल्लेख तक नहीं है। बीजों के मामले में छत्तीसगढ़ दूसरे राज्यों पर निर्भर है और दुग्ध उत्पादन में राज्य की हिस्सेदारी मात्र 0.88% है। बीज के मामले में हम आत्मनिर्भर हैं क्या? छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर है क्या बीज के मामले में? कौन से बीज में छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर है? और कौन सा बीज आज भी हम मध्य प्रदेश बीज महासंघ से बीज खरीदते हैं, आज भी हिंदुस्तान के बीज विकास निगम से बीज खरीदते हैं। उन बीजों को खरीदते हैं जो छत्तीसगढ़ में लगाया जाता है, उन फसलों के भी बीज खरीदते हैं हम। 25 साल बाद आत्मनिर्भरता में हमने काम कदम क्या उठाए? तो नीतियों में ये छोटी छोटी बातें छत्तीसगढ़ को बड़ा करेंगी। मेरा कहने का मतलब यह है, मैं सिर्फ आलोचना नहीं कर रहा हूं, यह वस्तु स्थिति है, यह किसी सरकार की है या नहीं है, इस दिशा में काम करने की जरूरत है। अब पशुपालन एलाइड सेक्टर का जब मैंने उल्लेख किया तो आपको बता देता हूं, दुग्ध उत्पादन में छत्तीसगढ़ का योगदान 0.88% है मात्र। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि जिस एनआईटी का जिक्र वित्त मंत्री कर रहे हैं, उसमें पढ़ने वाले छात्रों में छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत छात्र हैं? उद्योग नीति आपने बनाई, अच्छा है, रोजगार उसमें देंगे, अच्छा है,
रोजगार के बारे में आपको बता देता हूं, जिसका उल्लेख आपने भी किया। 97% लोग अनस्किल्ड हैं छत्तीसगढ़ में, 3% आबादी स्किल्ड है। आप जितनी शैक्षणिक संस्थाएं ला रहे हैं, मैं स्वागत करता हूं, और मुझे इस बात का संतोष है, माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ काम करते हुए ढेरों संस्थाएं हमने बनाई, ढेरों संस्थाएं बनाई, और जिन संस्थाओं का आपने उल्लेख किया, स्वागत है उसका छत्तीसगढ़ में। लेकिन आपको जो सोचना है, जब शिक्षा में बात करेंगे तो इस विषय में आएंगे कि उसमें छत्तीसगढ़ के लोगों का प्रवेश कैसे हो। अब आपने औद्योगिक नीति बनाई, मेरे ख्याल से उसको लागू करने के लिए बनाई कि संशोधन करने के लिए बनाई है, मुझे समझ में नहीं आया है। हर 15-20 दिन में मैं पढ़ता हूं कि एक संशोधन उसमें हुआ। अब कहीं पर यह झलक नहीं मिलती कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन छत्तीसगढ़, मेक इन छत्तीसगढ़ कहां पर? अब लौटते हैं सरकार के अपने छत्तीसगढ़ अंजोर सुघ्घर डहर उज्जर भविष्य विजन 2047 की आत्मकथा पर। यह विजन डॉक्यूमेंट 208 पन्नों का एक ग्रंथ है। कुछ महीने पहले रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट होटल में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और आला अधिकारियों की मौजूदगी में इसका विमोचन किया गया। सूत्रों के अनुसार केवल विमोचन पर ही कुछ करोड़ रुपए खर्च हो गए। किताब की कितनी प्रतियां छपी और कुल कितना खर्च हुआ, किस कंसल्टेंट कंपनी को कितना दिया गया, यह फिलहाल सार्वजनिक जानकारी में नहीं है। सरकार का दावा है कि इस विजन डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों से संपर्क किया गया और लाखों लोगों से सुझाव लिए गए। यानी वित्त मंत्री के हिसाब से सरकार कुछ महीने पहले पैदा हुए बच्चों तक पहुंची। ऐसा कहना इसलिए पड़ता है क्योंकि वर्तमान में प्रदेश की कुल आबादी ही लगभग 3 करोड़ है। इसी विजन डॉक्यूमेंट के पृष्ठ क्रमांक 27 के अनुसार छत्तीसगढ़ में औसत जीवन प्रत्याशा 65.2 वर्ष है। 40 से 49 आयु वर्ग के 37 लाख लोग इस विजन के सपनों के पूरे होने के पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह देंगे। इसके बावजूद दावा है कि 2047 तक छत्तीसगढ़ के निवासियों की औसत आयु 84 वर्ष हो जाएगी, जो फिलहाल केवल जापान, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में है। कवर सहित 208 पन्नों की इस किताब में 8 पन्नों पर मुख्यमंत्री, मंत्रियों और आला अफसरों के संदेश हैं। एक पन्ना विषय वस्तु, एक पन्ना आभार, एक पन्ना पाठकों के लिए टिप्पणी और 35 पन्नों में लुभावनी तस्वीरें हैं। यानी 208 में से 46 पन्ने, यानी लगभग 25% महज दिखावा है। इस पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 19 की आखिरी पंक्ति कहती है कि 2001 के बाद से वन क्षेत्र में लगभग 4 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। इस जानकारी का स्रोत बताया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2001 से 21। सरकारी आंकड़ों की बाजीगरी में जाए बिना बस हसदेव के जंगलों में कटते पेड़ों की चीख और मशीनों के शोर के बीच इन आंकड़ों को रख कर देख लीजिए, सच्चाई अपने आप आपके सामने आ जाएगी। पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 21 पर लिखा है कि राज्य के 146 विकास खंडों में से केवल 5 ब्लॉक गंभीर भूजल संकट में हैं। यह दावा ऐसे समय में किया गया है जब इसी साल कई जिला कलेक्टरों ने गिरते भूजल स्तर के कारण रबी के मौसम में धान की खेती पर प्रतिबंध लगाया है। पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 28 पर पूरे दस्तावेज का सार दर्ज है, भारी, चमकदार और अत्यंत अस्पष्ट शब्दावली में। लैंड ऑफ इनोवेशन, skilled human capital and quality education, future ready, a healthy and prospering society, empowered today, leader in sustainable and renewables, land development, स्थायी विकास, सुघ्घर भविष्य, आर्ट एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, कला और संस्कृति की नई पहचान, पावर हाउस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड प्रोसेस्ड सुपरफूड, कृषि सुपरफूड शक्ति, स्थानीय उत्पाद, वैश्विक पहचान, Hub for MFPs and Herbal, Excel Tomorrow, Titan in Industry, Liberating Chhattisgarh's Natural and Cultural Tapestry, प्रकृति से संस्कृति तक, लीडर इन इनलैंड लॉजिस्टिक्स, जुड़ता छत्तीसगढ़, बढ़ता छत्तीसगढ़, एक्सपेंशन इनटू AI एंड IT सर्विसेज, AI एंड IT का गढ़ छत्तीसगढ़, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर थ्राइविंग कम्युनिटीज विद एनरिच्ड लाइव्स, समृद्ध समाज, खुशहाल जीवन, गवर्नेंस फॉर लास्टिंग वैल्यू क्रिएशन इन सिटीजन्स लाइव्स, सुरक्षित संपन्न छत्तीसगढ़, प्रमुख इनेबलर्स, प्रीमियम इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, पब्लिक प्रॉस्पेरिटी।
शब्द संरचना प्रभावशाली है, लेकिन इतनी अस्पष्ट कि आपस में कोई तारतम्य बैठाना लगभग असंभव है। दरअसल इस पूरे दस्तावेज को पढ़ना उबाऊ है, क्योंकि यह दावों और सपनों का पुलिंदा है जिनका जमीनी हकीकत से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। तस्वीरें और औपचारिक पन्ने हटाने के बाद बचे लगभग 150 पन्नों के आंकड़े न तो सहज समझ में आते हैं, न ही विश्वास पैदा करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी किया गया छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो यह किसी राज्य के भविष्य की योजना से ज्यादा एक राजनीतिक दस्तावेज नजर आता है। ऐसा दस्तावेज जो जितना बोलता है उससे कहीं ज्यादा छुपाता है। यह विजन 2047 के छत्तीसगढ़ की चमकदार तस्वीर पेश करता है, लेकिन उस तस्वीर के पीछे खड़े आर्थिक ढांचे, राजनीतिक निर्णयों और सामाजिक टकरावों पर लगभग चुप्पी साध लेता है। यही धूर्तता वाली चुप्पी इस दस्तावेज की सबसे बड़ी कमजोरी भी है और सबसे बड़ा खतरा भी। यह कोई छोटी बात नहीं है कि एक ऐसा राज्य जिसकी आबादी का बड़ा हिस्सा आदिवासी है, जहां स्वास्थ्य, कुपोषण, शिक्षा और रोजगार आज भी बुनियादी संकट बने हुए हों, वहां सरकार भविष्य के 23 सालों की बात तो करती है, लेकिन यह बताने से बचती है कि इन सपनों की कीमत कौन चुकाएगा। लोकतंत्र में विजन केवल कल्पना नहीं होता, वह एक सामाजिक अनुबंध होता है। छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 इस अनुबंध से बचने की कोशिश करता हुआ दिखता है। इस पूरे दस्तावेज की रीढ़ में एक गहरी वित्तीय चुप्पी है। किसी भी सरकारी नीति या योजना का पहला सवाल होता है पैसा कहां से आएगा, लेकिन इस विजन में यह सवाल गायब है। बजट का जिक्र तक नहीं है, पर केवल आंकड़े हैं। खर्च की बात है पर अनुमान नहीं है। प्राथमिकताओं का उल्लेख है, लेकिन उनके लिए संसाधन आवंटन का कोई खाका नहीं है। 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने की बात कही जाती है, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि इसके लिए कुल मिलाकर कितने लाख करोड़ रुपयों की जरूरत होगी। यह तक स्पष्ट नहीं किया गया कि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और सामाजिक सुरक्षा में से किसे सबसे ज्यादा और किसे सबसे कम संसाधन मिलेंगे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वित्त मंत्री की अगुवाई में बने 208 पन्नों के इस दस्तावेज में बजट शब्द ही केवल एक बार पृष्ठ क्रमांक 43 पर आता है, वह भी 2023-24 के पुराने आवंटन के संदर्भ में। पीपीपी मॉडल और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर जोर है, लेकिन किसी नए सरकारी उपक्रम का कोई जिक्र नहीं। बिना बजट के सपने बेचना जाहिर है सबसे सस्ता सौदा है। राज्य की मौजूदा वित्तीय हालत पर भी यह दस्तावेज असहज मौन ओढ़े हुए है। छत्तीसगढ़ पर कितना कर्ज है, डेप्ट जीएसडीपी अनुपात किस स्तर पर है, राजकोषीय घाटा कितना है और भविष्य में उधारी की कितनी गुंजाइश बची है, इन सवालों पर भी कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई। केंद्र सरकार से मिलने वाले अनुदानों और योजनाओं पर राज्य कितनी निर्भरता बनाए रखेगा और अगर केंद्र की प्राथमिकताएं बदली तो राज्य क्या करेगा, इस पर भी कोई स्पष्ट रणनीति नहीं है। ऐसा लगता है मानो यह विजन किसी वास्तविक सरकार ने नहीं बल्कि किसी एक ऐसी एजेंसी ने तैयार किया हो जिसे बजट पेश करने या विधानसभा में जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती। इस वित्तीय खालीपन को ढकने के लिए दस्तावेज बार बार एक सुविधाजनक वाक्य का सहारा लेता है, एडिक्वेट फाइनेंसिंग थ्रू पीपीपीज, फंड्स एंड इनोवेटिव मैकेनिज्म्स। यह वाक्य पूरे विजन का सबसे बड़ा राजनीतिक छल है। यह ऐसा जुमला है जिसके पीछे हर असुविधाजनक सवाल को छुपा दिया गया है। एडिक्वेट कितना है यह कभी नहीं बताया जाता। कौन कौन से फंड्स आएंगे, किस साल आएंगे, किन शर्तों पर आएंगे, इसका कोई विवरण नहीं है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को मानो किसी जादुई समाधान की तरह पेश किया गया है, जबकि भारत का अनुभव बार बार दिखाता है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सेवाओं में पीपीपी अक्सर राज्य की जवाबदेही को कमजोर करता है और आम नागरिकों पर बोझ बढ़ाता है। निजी भागीदारी का मतलब अक्सर सेवाओं का महंगा होना और सामाजिक नियंत्रण का कमजोर पड़ना होता है, लेकिन इस विजन में इन अनुभवों का कोई आत्मालोचन नहीं दिखता। यह मान लिया गया है कि निजी पूंजी आएगी और सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। दस्तावेज की भाषा और संरचना भी उसके राजनीतिक चरित्र को उजागर करती है। इसे पढ़ते हुए साफ महसूस होता है कि यह छत्तीसगढ़ की जमीन से उपजा दस्तावेज नहीं है। इसकी शब्दावली, की पिलर्स, मिशन मोड, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, ग्लोबल हब आज नीति निर्माण से ज्यादा कंसल्टेंसी स्लाइड्स की पहचान बन चुकी है। यह भाषा राज्य की वास्तविक समस्याओं को सामान्य और सुरक्षित शब्दों में ढक देती है। यह कोई संयोग नहीं है। कंसल्टेंसी टेम्पलेट अपनाने का मतलब होता है कठिन सवालों से बचना। इसका मतलब होता है यह तय न करना कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी समस्या क्या है। क्या वह आदिवासी इलाकों में कुपोषण है? क्या वह प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली है?
क्या वह शिक्षा में भारी असमानता है, या यह सवाल कि खनिज संसाधनों से होने वाला मुनाफा किसके हाथों में जा रहा है? इन सवालों से यह विजन लगातार बचता दिखता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह बचाव सबसे खतरनाक रूप में सामने आता है। दस्तावेजों में मेडिसिटी, डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम, यूनिवर्सल हेल्थ स्क्रीनिंग और हेल्थ केयर SEZ जैसी बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आज भी डॉक्टरों और नर्सों के सैकड़ों पद खाली हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है और दूर दराज के आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं भरोसे के लायक नहीं हैं। इन परिस्थितियों में असली सवाल यह होना चाहिए था कि राज्य स्वास्थ्य पर अपने GSDP का कितना प्रतिशत खर्च करेगा और उसे कब तक बढ़ाएगा। लेकिन इस सवाल से यह विजन डॉक्यूमेंट पूरी तरह बचता है। बिना इस स्पष्टता के मेडिसिटी का सपना सार्वजनिक स्वास्थ्य की मजबूती से ज़्यादा निजी स्वास्थ्य उद्योग के विस्तार का संकेत देता है। यह स्वास्थ्य को अधिकार के बजाय बाजार के रूप में देखने की सोच को उजागर करता है। कृषि के अध्याय में भी यही पैटर्न दोहराया गया है। छत्तीसगढ़ को सुपर फूड्स का वैश्विक केंद्र बनाने की बात होती है, लेकिन राज्य की मौजूदा कृषि संरचना, सिंचाई की सीमाएं और किसानों की आर्थिक असुरक्षा पर कोई गंभीर चर्चा नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकारी खरीद और भंडारण की वास्तविक लागत का कोई जिक्र नहीं मिलता। सिंचाई विस्तार के लिए जिस बड़े पूंजीगत निवेश की जरूरत होगी, उसका कोई अनुमान नहीं दिया गया है। किसानों की आय बढ़ाने की बात बार बार होती है, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि यह वृद्धि किस समय सीमा में और किस सार्वजनिक निवेश के जरिए होगी। कृषि संकट को एक राजनीतिक आर्थिक संकट मानने की बजाय उसे तकनीकी समाधान और बाजार की भाषा में ढक दिया गया है। यह दृष्टिकोण किसानों को नीति का केंद्र नहीं बल्कि एक आर्थिक प्रयोग का हिस्सा बना देता है। उद्योग और निवेश के हिस्से में यह दस्तावेज पूरी तरह निवेशकों को संबोधित करता हुआ दिखाई देता है। छत्तीसगढ़ को निवेश का स्वर्ग बताया जाता है, लेकिन बिजली की वास्तविक लागत, परिवहन ढांचे की सीमाएं और कुशल श्रम की कमी जैसे बुनियादी मुद्दों पर गंभीरता नहीं है। उद्योगों को दी जाने वाली रियायतों की कोई वित्तीय सीमा तय नहीं की गई है। यह नहीं बताया गया कि इन रियायतों का असर राज्य के सामाजिक खर्च पर क्या पड़ेगा। पर्यावरण के सवाल पर भाषा सबसे सुंदर और वास्तविकता सबसे धुंधली है। नवीकरणीय ऊर्जा और सतत विकास की बातें तो हैं, लेकिन खनन आधारित अर्थव्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण के बीच के टकराव पर कोई ईमानदार चर्चा नहीं है। वन अधिकार विस्थापन और जलवायु अनुकूलन जैसे मुद्दों को बिना लागत आकलन के छोड़ दिया गया है। पर्यावरण यहाँ नीति नहीं बल्कि एक सुरक्षित नैरेटिव बन जाता है। शासन के अध्याय में यह मान लिया गया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म और रियल टाइम मॉनिटरिंग से शासन अपने आप बेहतर हो जाएगा। प्रशासनिक क्षमता, जमीनी स्तर पर स्टाफ की कमी और जवाबदेही की संस्थागत संरचना पर गंभीर चर्चा नहीं है। तकनीक को समाधान मान लेना राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी को ढकने का आसान तरीका बन जाता है। अंततः छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 एक ऐसा दस्तावेज बन गया है जो राजनीतिक रूप से पूरी तरह सुरक्षित है। यह किसी कठिन सवाल का सामना नहीं करता, किसी प्राथमिकता का स्पष्ट चुनाव नहीं करता और किसी कीमत को स्वीकार नहीं करता। लोकतंत्र में विजन का अर्थ केवल सपने दिखाना नहीं होता, उसका अर्थ यह भी होता है कि उन सपनों की कीमत बताई जाए और यह स्वीकार किया जाए कि समाज को क्या छोड़ना और क्या सहना पड़ेगा। यह विजन 2047 कम और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 2047 ज़्यादा है। एक ऐसा दस्तावेज जो आंखों को चौंधियाता है, लेकिन इसके ज़मीन पर उतरने की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है। बरसों पहले अदम गोंडवी ने लिखा था, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये सब दावे किताबी हैं। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमेशा की तरह हमें अपनी खबरों पर आपकी प्रतिक्रियाओं का भी इंतज़ार रहता है। नमस्कार।